नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। हरियाणा का बजट दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बजट रखा जाएगा। बजट से पहले सरकार ने व्यापक तैयारी की है। प्रदेश भर में अलग अलग वर्गों के साथ बैठक हुई, सुझाव लिए गए, उसके बाद इस बजट को तैयार किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एआई चैट बॉक्स के जरिए भी सुझाव लिए गए। बजट में 4 से 5 हजार सुझावों के शामिल होने की उम्मीद है। तो बैठकें हुई हैं, बैठकों का दौर चला, उसके बाद बजट की रूपरेखा तैयार की गई है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि सीएम सैनी जब उद्योगपतियों से भी मिल रहे थे, उद्योगपतियों के अलावा बात कर रहे थे, शिक्षकों के साथ बात कर रहे थे, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ भी संवाद साधा गया। तो किस तरह का ये बजट होगा, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि जैसे ही ये बजट आए, जितनी उम्मीदें थी उस पर ये बजट खरा उतरा है या नहीं। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। इसके अलावा महेश भी, डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हैं। सबसे पहले देवेंद्र के पास जाऊंगी, पानीपत से जुड़े हैं हमारे साथ। देवेंद्र, क्योंकि बजट को लेकर उम्मीदें इसलिए भी बढ़ जाती हैं, हर वर्ग से मुख्यमंत्री ने संवाद साधा है, हर वर्ग से सुझाव लिया है। महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं, उन्हें क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? शिक्षकों को क्या मिलेगा? उद्योगपतियों को क्या मिलेगा? यहां तक कि जो दुकानदार है, जो गली नुक्कड़ पर अपनी दुकान खोले बैठा है, उस तक से सुझाव लिए गए। तो कैसा यह बजट होगा? लेकिन रंजना, एक बात तो ये बता दूं, पिछला बजट 2,05,000 करोड़ का था, पिछला 25-26 का। ये बजट आज 26-27 का होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है 10% का इजाफा होना है। अगर 2,05,000 का पिछला था, 10% बढ़ा दे तो 2.25 लाख करोड़ का ये बजट होगा, जो अमूमन माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। अब देखिए, बजट की बारीकियां होती है, सब लोग नहीं समझ पाते रंजना। जो टीचर हो या कोई दुकानदार हो, उनको बारीकियां नहीं पती। ये तो पता है कि बजट का मतलब सरकार की आमदन और खर्चे हैं, ये मोटे तौर पर। लेकिन बारीकियां क्या होती है, सरकार कैसे चलती है, खर्चे कैसे पूरे होते हैं, सबको कैसे खुश रखना है, ये बजट की एक कला है। कला, गणित, अंक गणित जिसको कह सकते हैं हम। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी की तीसरी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब उनको खाली 4-5 महीने का मौका था, बजट नहीं। लेकिन आपको बता दूं, हरियाणा का जो बजट आ जाना है 12 बजे, ये बजट खाली मुख्यमंत्री को बजट पेश नहीं करना, पूरे हरियाणा की तरक्की कैसे होगी, लोग कैसे एकजुट, लोगों में सरकार को लेके लोकप्रियता है, सरकार सबकी चिंता कर रही है, सुरक्षा भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, भविष्य भी चाहिए, रफ्तार भी चाहिए। जैसा सरकार का नारा है, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। तो तिगुनी रफ्तार वाली झलक इस बजट में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है बजट आएगा, क्रिया की, हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, ये क्रिया है, इसकी प्रतिक्रिया भी आएगी। तो प्रतिक्रिया में ये लोग देखते हैं कि अब एक आम दुकानदार है, उनको ये नहीं पता बजट कैसे पेश होता है, कैसे, बस ये है कि बजट आ रहा है, उनको उम्मीद होती है सरकार हमारा कुछ ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी। टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कारखाने में जो लोग नौकरी करते हैं, छोटा दुकानदार है जो 15,000 की नौकरी करता है, वो लोग भी, जो संभ्रांत परिवार है, अच्छी कॉलोनीज में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, हर एक सेगमेंट अलग अलग है। कार निर्माता कंपनी है, जैसे मारुति की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, गुरुग्राम में हीरो होंडा है, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, उनको भी है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन हरियाणा में है। वो विदेश में एक्सपोर्ट भी करते हैं, गाड़ियां पूरे देश में बेचते हैं। सरकार के टैक्सेस या पॉलिसी ऐसी हो जो उनको अनुकूल वातावरण मिले और कारोबार आगे बढ़े, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। कारों की बात नहीं है, आप कपड़ों को ले लो, आप मोटरसाइकिल को ले लो, खाने पीने की चीजें ले लो, हर जगह कंपटीशन है। प्रॉफिट की बात है, अपना मार्जिन भी रखना है, आगे की भी सोचनी है, आगे की प्लानिंग बिजनेस की क्या होती है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। लिहाजा आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी परीक्षा है बतौर वित्त मंत्री। देखिए, बजट
बजट की एक्सरसाइज रंजना 1 महीना होती है, साल में 1 महीना मुख्यमंत्री सुझाव लेते हैं, मीटिंगें करते हैं, फिर अफसरों के साथ बैठ के मीटिंगें करते हैं, जो सुझाव आए हैं आगे कैसे किया जाए, एक्शन ऑफ प्लान क्या हो। तो ये कि मुख्यमंत्री की परीक्षा भी है। आप देखिए फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, छोटे से घर को चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है। आदमी सोचता है ये खर्चे इस बार आगे, इसको रोक दे, हम दूसरा खर्चा कर ले। तो सरकार चलाना भी ऐसे है। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की सरकार ने, हजारों करोड़ का भार पड़ा है, जाना तो खजानों से है। और विपक्ष आरोप लगाता है कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आप देखिए 4 लाख करोड़ का कर्जे का ब्याज भी हजारों करोड़ जाता है। आप ये भी सोचो, हजारों करोड़ ब्याज में जाता है जो 4 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पर है, जैसा विपक्ष कहता है। बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करना है, लोग खुश रहे, सबको, लोगों को लगे हाँ सरकार ने हमारा भी ध्यान रखा है। भले ही ध्यान, खाली उनको ध्यान में ये होता है कि हाँ सरकार ने हमारा सोचा है, फायदा मिलेगा नहीं मिला बात की बात है। क्योंकि बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, घोषणाएं तो होती हैं, वो पूरी तरह लागू नहीं होती हैं तो आधी अधूरी। बहुत सारा हमने देखा है सरकारी पैसों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। पानीपत की बात करता हूं, बहुत सारा पैसा आया कि विकास में, ये सीवर लाइन नहीं बिछेगी, सड़क बिछेगी, ये बिल्डिंग बनेगी, स्कूलों में मिड डे मील में हलवा पूरी मिलेगी, प्रावधान तो है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाता। कई विषमताएं हैं, अप्रूवल्स की बात होती है, स्टाफ कम है, कहीं किसी और वजह से मामला अड़ जाता है, तो जो बजट का पैसा लैप्स हो जाता है। वो एक तय समय होता है, ये इस काम के लिए बजट सरकार ने इस विभाग को दिया है, उनको रिजल्ट देने होते हैं, उसको पूरा करना होता है, उसकी ऊपर रिपोर्टिंग होती है कि ये जो बजट था हमने ये पैसा ऐसा खर्च किया। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं, काम बहुत ज्यादा है, सरकारी दफ्तरों में टीचर्स स्टाफ कम है। और मंत्री लेवल पे भी आप देखो, मंत्री सारे दिन भागे रहते हैं, पब्लिक पीछे रहती है, समाधान शिविर है, सीएम विंडो है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इस सारी दौड़ में बजट में जो कुछ रखा जाता है वो सब कुछ सामने आएगा ऐसा नहीं होता, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता, और जो नहीं होता सरकार कहती है हम अगले बजट में आपका ध्यान रखेंगे। तो ये बजट ये है। बिल्कुल, और बजट यही वजह है कि हर बार बजट को लेकर उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बनी हुई रहती है। वीरेंद्र सोनी साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र साहब, क्योंकि एक बार फिर से बजट को लेकर उम्मीदें हैं, ऐसे में देखिए अलग अलग वर्गों के बारे में हम जानकारी ले रहे थे और उनके सुझाव भी हम सुन रहे थे। शहरों में नए सेक्टर्स को मंजूरी मिले, एआई को बढ़ावा मिले, बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपये मासिक भत्ते का ऐलान किया जाए, ये उम्मीदें हैं। अब इन उम्मीदों पर खरा उतरना देखिए बहुत आसान बात नहीं है। विपक्ष जिस तरह का आरोप लगा रहा है, और अभी हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए थे, देवेंद्र भी ये बात कह रहे थे कि जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 4 लाख करोड़ का कर्ज है सरकार के ऊपर, यानी कि हरियाणा में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्ज के साथ ही पैदा हो रहा है, ऐसे में उम्मीदों का भार सरकार के बजट पर, सरकार के खजाने पर कितना भार डालेगा, और उस भार के बाद सरकार इन उम्मीदों को पूरा कैसे करे? देखिए, सरकार पर कर्ज है और ये कर्ज को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार भी सरकार पर हमलावर रहे हैं, और ये कर्ज कोई अब का नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। अब सरकार के पास साधन तो सीमित हैं। अब सरकार के पास जो जीएसटी कलेक्शन से जो आय होती है, सरकार उस पर निर्भर है। अब सरकार कर्मचारियों के वेतन है और दूसरे जो पूंजीगत खर्च हैं उसमें ही बजट की बहुत बड़ी राशि खर्च हो जाती है। अब सरकार ने जो स्थानीय निकाय हैं उनको भी कहा है कि आप आत्मनिर्भर बने। मनोहर लाल जी के समय में कहा गया था कि निकाय जो भी हैं, चाहे नगर निगम है, वो अपने संसाधन खुद जुटाएं। तो इसलिए सरकार के पास राजस्व जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। अब विकास के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ऐसे में अगर विकास कार्य नहीं होंगे तो एक बात है, सरकार की एक प्रगति पर, सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। लेकिन जो उन पर कर्ज लिया है उस पर ब्याज की अदायगी भी शामिल है, और कर्मचारियों के वेतन भत्ते ये निरंतर बढ़ते रहते हैं, तो सरकार पर बोझ तो रहता ही रहता है। तो सरकार इसके लिए सस्ती दरों पर ऋण भी लेती है, क्योंकि विकास के कार्य करने कोई एशियन बैंक से भी ऋण लिया जाता है, कोई मार्केटिंग बोर्ड में जो नई मंडियां स्थापित की जाती हैं उसके लिए भी ऋण आता है। तो इसलिए सरकार के पास एक प्राथमिकता तो रहती है, क्योंकि जब विकास कराना है तो ऋण तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये कर्ज ना बढ़े, इस कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये है कि विपक्ष इस बात को तो हमलावर रहता है, लेकिन वो सरकार को सुझाता नहीं है कि आप अपना राजस्व कैसे बढ़ाएं। राजस्व बढ़ाना चुनौती है, भाई अब विकास करना है तो राजस्व तो चाहिए, लेकिन कर्ज के लिए तो विपक्ष आलोचना करता है। लेकिन सरकार विकास के लिए पैसा कहां से जुटाए, इसका कोई सुझाव नहीं देता। तो ये कि विपक्ष का अपना काम है। लेकिन अब सरकार ने अब हर वर्ग के लिए, देखिए राहत तो हर वर्ग चाहता है। जब तक टैक्स देने की बात आती है तो उसमें सब राहत चाहते हैं,
लेकिन सरकार के लिए एक चुनौती है कि व्यवस्था में कैसे सामंजस्य बनाए रखे, भाई खर्च में भी और आय में भी एक संतुलन बना रहे, तो वो संतुलन सरकार के लिए चुनौती होती है। और व्यापारी वर्ग है वो राहत चाहता है। अब जीएसटी व्यवस्था के बाद जो सरकार को जो आय होती है तो वो जीएसटी कलेक्शन से ही आय है, और हरियाणा का बड़ा अच्छा वो है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, हरियाणा को आय बहुत अच्छी है। तो ऐसे में सरकार के अलावा अगर विपक्ष सरकार को सुझाएगा नहीं, भाई कहां से टैक्स की आपूर्ति हो, कहां से सरकार संसाधन जुटाए, विपक्ष को यह भी बताना चाहिए। भाई जब आप सरकार की आलोचना करते हैं, आलोचना करने का आपको अधिकार है, तो आपको ये भी जो सुझाना चाहिए भी सरकार यहां से आय जुटा सकती है, सरकार के पास यहां कमी है, सरकार यहां से राजस्व जुटाए। तो वो राजस्व जुटाने की सुझाव तो विपक्ष देता नहीं है। और अब जब है सरकार के लिए चुनौती ये है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, बढ़ेगी आने वाले समय में और बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष इसके लिए कोई सुझाव नहीं देता। भाई बेरोजगारी दर जो है इसको कम करने के लिए क्या हम इसके लिए तरीके मापदंड अपना सकते हैं। और इसके अलावा अब उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र भी सब्सिडी चाहते हैं, उद्योगपति चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। ये बात ठीक है कि औद्योगिक क्षेत्र को काफी जो है सरकारी विभागों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। हालांकि सरकार की ये कोशिश रहती है, सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता भी बनाती है, सरलीकरण भी करती है। इसके बावजूद क्योंकि एक हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का पुराना ढर्रा चला आ रहा है, वो ढर्रा शोषण का है, वो ऊपर की कमाई चाहते हैं। और उसके लिए दोनों देखिए दोषी तो दोनों वर्ग ही हैं, क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो सरलीकरण चाहते हैं, कुछ उनके अपने स्तर पर भी खामियां होती हैं, और अधिकारी और कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं। अब सरकार ने CLU सिस्टम काफी पारदर्शी और सरल किया है, इसके बावजूद भी खामियां हैं, इसके बाद भी उत्पीड़न होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार का अभियान जारी है। नो टॉलरेंस जो है सरकार की नीति है, तो उसके लिए भी तो सरकार के जितने भी पग उठाए गए हैं उसके आधार के बावजूद भी काफी लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, काफी मामले पकड़े गए हैं। सरकार की कड़ाई के बावजूद अगर ये रिश्वत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सरकारी विभागों में, तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो क्षेत्र हैं, पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में आपने सुधार करने हैं, नई ऊर्जा के नए नए संसाधन विकसित करने हैं, और जो लाइन लॉस था वो बहुत कम हुआ है, ये हरियाणा की उपलब्धि है। लेकिन आपने नए सिस्टम के अनुसार ट्रांसमिशन बनाने हैं, नए अपने उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगाने हैं। तो इस तरह के अब क्योंकि आने वाला समय बदल रहा है, आने वाले समय में नई चुनौतियां हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। तो उसको अपने अनुसार ढालने के लिए आपके विभागों का सुदृढ़ीकरण भी चाहिए, नए नए उपकरण चाहिए, व्यवस्था में सुधार चाहिए। सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आपको उसमें कई अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब जिस तरह की नई व्यवस्था बन रही है, AI चैट माध्यम से भी सुझाव लिए जा रहे हैं, वो तो अब बजट के जो बजट आएगा उसमें परिलक्षित होगा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की आवश्यकता है जी। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ खड़ी है, कहाँ हम देखिए मेडिकल चिकित्सा को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो अब देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे बुनियादी जो हैं जिस क्षेत्र में काफी जो है बजट का हिस्सा खर्च होता है, और हर सरकार की प्राथमिकता रहती है भाई सारे को स्वास्थ्य के लिए। देखिए नित्य नई बीमारियां बढ़ रही हैं, और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है क्या उसके मुकाबले में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब केंद्र के स्तर पर तो काफी प्रयास हुए हैं, क्या हरियाणा में प्रति व्यक्ति उस ढंग की व्यवस्था है, क्या कितने हजार जो है लोगों की आबादी पर हमारे डॉक्टर हैं, कितने शिक्षा के अलावा हमारे शिक्षक हैं। क्योंकि देखिए अब शिक्षा का प्रसार भी चाहिए, शिक्षा के प्रसार के साथ स्वास्थ्य की चिंता भी है सरकार की चिंता का विषय, और लोग सुविधाएं भी चाहते हैं, और सुविधाओं के लिए तो सर पैसा लगेगा, है। सुविधाओं के लिए तो पैसा लगेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे, क्योंकि वित्त विभाग सीएम के ही पास है, तो वित्त मंत्री भी हैं सीएम नायब सिंह सैनी, तो उम्मीदें अब डबल हो जाती हैं कि सरकार हर वर्ग से जब संवाद साध रही है, हर वर्ग का सुझाव ले रही है, तो किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन उम्मीदों के साथ साथ एक और यहाँ पर अहम फैक्टर है कि ज़रूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या ज़रूरी है, रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो अब ज़रूरतों के बीच में और उम्मीदों के बीच में कैसे बैलेंस बना कर रखा जाए।
पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल बनाने की उम्मीद की जा रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, नई बसें मिलें, ये सब बजट एलोकेट होने के बाद ही होगा। हमारे साथ हिसार से डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। महेश, क्योंकि बसों को लेकर कहा जा रहा है कि और बसें आए, ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोशिश की जा रही है, बरसों पुरानी समस्या है, धीरे धीरे ढर्रे पर आएगी, लेकिन जितनी धीरे धीरे ढर्रे पे आएगी उतनी ही समस्या और ज़्यादा जटिल होती चली जाएगी। ऐसे में ना तो एकदम से सारी नई बसें ला सकते हैं, ना ही एकदम से पुरानी बसों को हटा सकते हैं। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो क्या उम्मीद लगाए बैठा है? देखिए, साफ तौर से मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर में आ जाता है, तो पुरानी बसों के लिए बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। एनसीआर से बाहर हो सकता है कि कुछ बस स्टैंड्स पर पुरानी बसों का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा हो, लेकिन ज़्यादातर जो बसें हैं वो यूरो 6 हैं और ऐसे में एक अच्छी जो बसों की व्यवस्था जो है हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलती है। और हरियाणा रोडवेज़ की अगर बात की जाए तो हरियाणा रोडवेज़ को ड्राइवर नहीं कहा जाता, हरियाणा रोडवेज़ के ड्राइवर को पायलट कहा जाता है, क्योंकि सबसे कम समय में और सबसे बेहतरीन जो सुविधाएं हैं वो हरियाणा रोडवेज़ प्रदेश के लोगों को देता है, देश के लोगों को देता है। अगर किसी भी दूसरे प्रदेश से कोई भी हरियाणा में अगर आता है और हरियाणा रोडवेज़ की बसों में सफ़र करता है तो यकीनन उन बसों की गति, उन बसों की सुविधाओं की तारीफ ज़रूर लोग किया करते हैं। तो हरियाणा रोडवेज़ के लिहाज से अभी एक आमूलचूल परिवर्तन जो है हरियाणा रोडवेज़ की बसों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। पहले तो कोशिश ये की जा रही है कि जो फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, पेट्रोल और डीजल जो बसें हैं वो तो डीजल पर ही चलाई जाती हैं, तो डीजल का इस्तेमाल अब ख़त्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में की जा रही है। और जितनी भी नई बसें अब खरीदी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, ताकि जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है वो ख़त्म किया जा सके। और दिल्ली में जिस तरीके से बार बार जो है नए नए ग्रैप लागू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बसों का आगमन जो है हरियाणा प्रदेश से जाने वाली डीजल की बसों की अनुमति जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि अब इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल ही किया जाए। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी दी जा चुकी है, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस भी अलग अलग रूट्स पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरकारी बसें यानी हरियाणा रोडवेज की जो बसें महेश, एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगी, देखने को मिलेगी लगातार। एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगी, साल 2025 में इस सेक्टर को 3,388 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। अब क्या उम्मीद और की जाए, क्योंकि सरकार पर बोझ भी है, उम्मीदें भी हैं और जरूरतों का भी ध्यान रखना है। देखिए, बेहतरीन सुविधाएं देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो रंजना, उम्मीद आप कर सकते हैं कि पहले से बेहतर बजट इस सेक्टर को दिया जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ज्यादा बजट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाली बसों को बेड़े में शामिल करने की कोशिश सरकार पहले भी करती रही है और यह असर देखने को भी मिला है। पहले छोटे शहरों में एयर कंडीशनड बसें का सपना हुआ करती थी। सिर्फ जिक्र करें तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो AC बसें हैं यानी वोल्वो बसें हैं वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला करती थी, या फिर गुरुग्राम से जो है चंडीगढ़ तक कुछ बसें जो है एयर कंडीशन देखने को मिला करती थी। अब हरियाणा प्रदेश के हर एक जिले से ऐसी बसें राजधानी दिल्ली को जोड़ती हैं, तमाम दूसरे बड़े शहरों को जोड़ती हैं, चंडीगढ़ को जोड़ती हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि लॉन्ग रूट्स पर, खासकर दिल्ली और चंडीगढ़ पर चलने वाले जो रूट्स हैं अलग अलग जिलों में, चाहे फतेहाबाद की बात आप करें, सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी की बात करें, नई बसें दी गई हैं रोडवेज की तरफ से। तमाम बसें AC बसें हैं, नॉन स्टॉप ये बसें चलाई जा रही हैं। तो ये मानकर चलिए कि अगर 3,000 करोड़ का जो पहले का बेंचमार्क यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है तो उससे बेहतर करने की कोशिश नायब सिंह सैनी जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर है लगातार जो है सुविधाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट में पहले से बेहतर जो बजट है इस सेक्टर को उपलब्ध करवाएंगे और ज्यादा आधुनिक बसें जो हैं वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को आवागमन के लिए उपलब्ध हो पाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पहले से कहीं बेहतर स्थिति में नजर आएगा। और आज की तारीख में भी ये कह सकता हूं कि खराब सुविधाएं नहीं हैं। आने वाले वक्त में अगर बजट और ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है हरियाणा प्रदेश के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन को लेकर देखने को मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के आवागमन में थोड़ी कमी का सामना इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो लोकल रूट्स हैं वहां पर बसों की कमी हो सकती है, लेकिन बड़े शहरों को जोड़ने वाले या एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाले जो रूट्स हैं वो अच्छी खासी सुविधाओं के साथ जो बसें हैं वो चलाई जा रही हैं। जी महेश, बने रहिएगा महेश हमारे साथ। वीरेंद्र सोनी साहब के पास चलते हैं।
वीरेंद्र सर, किसानों की नाराजगी कभी खत्म हो जाती है, कभी किसान उग्र हो जाते हैं। ऐसे में जब बजट आ रहा है तो किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें सरकार क्या देने वाली है। एक अनुमान ये है कि इस सेक्टर में 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस सेक्टर को 1254 करोड़ रुपए पिछले साल मिले थे और इस बार भी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए 1500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यानी कि कृषि सेक्टर को लेकर भी अब उम्मीद ये की जा रही है कि बजट और बड़ा हो सकता है। देखिए, किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कोई भी सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती, तो सरकार अब सभी फसलें समर्थन मूल्य पर खरीद रही हैं और जो फसलें इसके दायरे में नहीं आती, भावांतर फसल योजना के तहत सरकार जो है इस पर अपना एक नई व्यवस्था लागू की हुई है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसानों में नाराजगी ना फैले, किसान असंतुष्ट ना हो, तो सरकार समय समय पर योजनाएं बनाती रहती है। अब किसान क्या चाहते हैं? सस्ती दर पर बिजली चाहते हैं, उन्हें कृषि उपकरण सस्ती दर पर मिलें, उन्हें खाद की निरंतर उपलब्धता बनी रहे। तो और किसान ये चाहते हैं जो कीटनाशक है वो भी उनको मिले, सस्ती दरों पर मिले, और बिजली की दरें हैं वो किसानों को मिले, नलकूप कनेक्शन में प्राथमिकता मिले। तो कई स्थानों पर जो है नलकूप कनेक्शन जो है लंबित पड़े हुए हैं, वो काफ़ी समय से उनकी मांग है। तो और नहरी पानी की आपूर्ति, ये सब मुद्दे हैं जो किसानों के लिए एक चुनौती रहती है। किसानों की प्राथमिकता इन वर्गों पर रहती है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश तो है कि कोई भी किसान सरकार से नाराज ना हो और जब फसल क्षतिग्रस्त होती है उसका समय पर उचित मुआवजा मिले जी। तो किसान कल्याण विभाग है, तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं तो हैं, लेकिन किसान क्या सरकार से संतुष्ट होते हैं? अब कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे किसानों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो जाता है। और अब ये भी है कि समय समय पर चाहे धान का मुद्दा रहा हो, चाहे उसमें एक यूएस ट्रेड डील को भी जोड़ दिया जाए। हाल ही में जो वीरेंद्र सर, जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी किसानों में नाराजगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे।